हाय एवरीवन। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज मेंट बाय द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस व्हिच वाज बेसिकली द कैस्केडिंग ऑफ फंक्शंस। कैस्केडिंग मतलब क्या होता था कि आप एक फंक्शन के इनपुट को दूसरे फंक्शन का आउटपुट बनाएंगे, फिर दूसरे फंक्शन के आउटपुट को तीसरे का इनपुट बनाएंगे, एंड सो ऑन। तो आउटपुट ऑफ एवरी फंक्शन बिकम्स द इनपुट ऑफ द सब्सिक्वेंट फंक्शन। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग। कैस्केडिंग को नॉर्मली हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स, या फिर इसको आप कई बार ऐसे लिख देते हैं, आप चाहें तो इसको सिंपली ऐसे लिख दीजिए। तीनों एक ही चीज होती है ना, इट्स वन एंड द सेम थिंग। और इसका मतलब क्या होता है इस लैंग्वेज का? इसका मतलब होता है कि इनपुट ऑफ एफ इज आउटपुट ऑफ जी। दिस इज कॉल्ड द कैस्केडिंग ऑफ फंक्शंस। तो टुडे विल टेक सम एग्जांपल्स ऑन कैस्केडिंग। पहला एग्जांपल्स देखते हैं। आपको बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, f1x, f2x, f3x, f4, f5, f6, है ना। 6 बच्चों अलग अलग तरह के फंक्शंस दिए हुए हैं। नाउ यू आर गिवन दैट f6 ऑफ fmx इज इक्वल टू f4x। ये आपको गिवन है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फंक्शन f6, नाउ दिस इज f6, ये वाला फंक्शन जो ये f6 है, इस फंक्शन के इनपुट में आपको fmx रखना है। तो द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इसके बराबर। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। f6 के इनपुट में आपको fm रखना है। तो f6 के इनपुट में जहां जहां x है वहां पे fmx रख दीजिए। द राइट हैंड साइड इज गिवन टू यू एज, द राइट हैंड साइड इज गिवन टू यू एज f4x। f4x मतलब बच्चों 1/1 - x। हमको गिवन है ये दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर fmx -1 अपॉन fmx must be equal to 1/1 - x। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 1 - 1/fmx is equal to 1/1 - x। 1/1 - x को लेफ्ट पे भेज दिया। तो बच्चों fmx की वैल्यू आ गई x-1/x, x-1/x। ठीक है। अब अगर आप ढूंढेंगे इस पूरी लिस्ट में कि यार कौन सा फंक्शन x-1/x से बराबर आता है, तो मुझे दिखा कि f6 की वैल्यू x-1/x आती है। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m बिकम्स 6। ठीक है, m की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। इन द सेम वे अब हमको दिया है fn ऑफ f4x इज f3x। fn ऑफ f4x इज f3x। fn ऑफ f4x की बच्चों वैल्यू आपको दे रखी है 1/1 - x। 1/1 - x है ना, ये वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है।
दिस इज इक्वल टू f3x। f3x मतलब हो गया 1/x, ये आपको गिवन है। अब आपको बताना है n की वैल्यू क्या होगी। ये तो यार मुसीबत हो गई, बाहर वाला फंक्शन एफ एन तुमको पता ही नहीं है। पिछली बार तो क्या था कि बाहर वाले फंक्शन की वैल्यू हमको पता थी, तो हमें ये चीज मिल गई थी, इसको इससे कंपेयर करके एफ एम निकल आया था। लेकिन अब यू डू नॉट नो दिस फंक्शन एन, एन की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, तो अब कैसे करें। तो अंडरस्टैंड द लॉजिक केयरफुली, बहुत आराम से इस कंसेप्ट को देखना। ये हम लोग बार बार बहुत जगह पे यूज करेंगे। व्हाट आई डू इज आई अज्यूम 1 - x इज इक्वल टू टी। इसको टी मान लेते हैं, लेट 1/1 - x इज इक्वल टू टी। मतलब इस वाली जो क्वांटिटी है, ये जो एफ एन के अंदर लिखा हुआ है, इस क्वांटिटी को थोड़ी देर के लिए आप टी मान लीजिए। जैसे ही आप इसको टी मानोगे, तो देयरफॉर 1/t will be equal to 1 - x, and therefore the value of x becomes 1 - 1/t, which is t - 1/t। तो यहां से बच्चों आपके पास आ जाएगा, therefore fn of t must be equal to 1/x। Now the value of x is t - 1/t। तो इसका मतलब fn of t is t/t - 1। इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, आपको दिखेगा कि यार f5x की वैल्यू होती है x/x-1। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n बिकम्स 5। सेकंड रिलेशन, आपसे पूछा गया था यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, तो वो दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। m की वैल्यू 6 हो गई, n की वैल्यू 5 हो गई। लुक एट दिस अप्रोच केयरफुली, पर्टिकुलरली दिस सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1/1 - 6 को t मान लिया हमने, तो एफ एन टी की वैल्यू जो है वो t/t - 1 के बराबर आ गई। एफ एन टी की वैल्यू यदि है तो एफ एन एक्स की वैल्यू x/x-1 होगी, और यदि ये x/x-1 है तो फिर ये n की वैल्यू 5 रही होगी। तो द वैल्यू ऑफ m इज 6, द वैल्यू ऑफ n इज 5। अगर समझ में आ गया हो तो बच्चों साउंड क्लियर है या आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है? क्लियर है सर। ठीक है, तो चलिए फिर एक और देखते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। प्रॉब्लम नंबर 2। यहाँ पे बच्चों आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स विच इज लॉग ऑफ, बड़ा सा टर्म है एक, 2 log x base 2 + 2/-x, और बेस है लॉग का 100x। एक और फंक्शन है जी एक्स विच इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। इफ द फंक्शन f of gx exist, then find the range of gx। f of gx बच्चों यदि एग्जिस्ट करता है तो आपको gx की रेंज बतानी है। वैसे तो gx की रेंज होती है 0 से लेके 1 तक। नॉर्मली द आउटपुट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट बिलोंग्स टू 0 to 1। लेकिन जरूरी नहीं कि इन सारी वैल्यूज पे f of gx डिफाइंड हो। अब ध्यान से देखते हैं कि एफ एक्स डिफाइंड कब होगा। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, हंड्रेड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, एंड 100x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, एंड लॉग के अंदर जो दिया हुआ है दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड ये भी ध्यान रखिएगा अंदर भी एक लॉग है, ये वाला लॉग भी है, तो x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहां से बच्चों हमारे पास पहली कंडीशन से आ जाता है x बिलोंग्स टू 0 to infinity। सेकंड से आता है x शुड नॉट बी इक्वल टू 1/100। अच्छा, यदि x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है तो -x पक्का नेगेटिव होगा। नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन रिवर्स होगी। यानी x शुड बी स्मॉलर देन 1/2। और यहाँ फिर से आ रहा है x बिलोंग्स टू 0 to infinity।
मतलब इन सारी वैल्यूज को कंबाइन कर दें तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, ये बच्चों कह रहा है 0 से इंफिनिटी, ये कह रहा है 1/2 से छोटा होना चाहिए, तो 0 से 1/2 एक्सेप्ट 1/100। एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए ये होना पड़ेगा। नाउ फॉर एफ ऑफ जी एक्स टू बी डिफाइंड, फ्रैक्शन एक्स जो कि एफ का इनपुट है ना, इनपुट ऑफ एफ इज आउटपुट ऑफ जी, तो इनपुट ऑफ एफ इज फ्रैक्शन एक्स और एफ का इनपुट बच्चों ये होना चाहिए, तो इसका मतलब फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू 0 से 1/2 एक्सेप्ट 1/100 ये होनी चाहिए, एंड दिस इज द आंसर। तो सिंपल मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो डोमेन पर है। हाँ ऐसा होता है कि यदि मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये इंटरवल 0 से 1/2 जगह आ जाता, 0 से 3, सपोज 0 से 3 आ जाता, तो फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू 0 से 3 के बीच में होनी चाहिए थी। हालांकि वो 0 से 1 ही हो पाती, 2 से 3 वाली वैल्यूज तो अटेन ही नहीं करता वो, तो वहां पे भी आंसर आपका 0 से 1 ही हो जाता ऑटोमेटिकली, फिर ये पूरा इंटरवल आंसर हो जाता। अगर ये x की वैल्यू 0 से 3 तक होती फॉर एग्जाम्पल, तो आपका आंसर होता फ्रैक्शन x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू जो है ये 0 से 1 का सबसेट आ गई है, तो फ्रैक्शन x की वैल्यू भी इस इंटरवल में होनी चाहिए फिर। एक बार आराम से सब लोग देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर कुछ जरूरत नहीं है, आई जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट देन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अदरवाइज माइक कंट्रोल्स ओपन है, आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप करके भी पूछ सकते हैं, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो आराम से पूछ लीजिए, कोई लॉजिक में डाउट हो तो भी पूछ लीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक्स नेगेटिव है, मतलब एक्स पॉजिटिव है ना, 0 से इन्फिनिटी है, तो माइनस एक्स नेगेटिव होगा, माइनस एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एफ आर टू आर एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है ना, ध्यान रखिएगा एफ इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 plus 2 times f of x square minus 3x plus 5 is equal to this quantity, you have to find fx। तो आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन बताना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। तो बच्चों बहुत ध्यान से एक लॉजिक समझिएगा कि सपोज सपोज देयर इज अ पॉलिनोमियल px x square plus x, suppose another polynomial qx which is x cube plus 1। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज p ऑफ q ऑफ x, तो p ऑफ q ऑफ x मतलब हुआ कि फंक्शन p में आप x की जगह qx रखोगे, तो आपके पास आएगा q स्क्वायर x plus qx। Now the value of q square x will be x cube plus 1 का स्क्वायर plus x cube plus 1, which will be same as x to the power 6 plus 3x cube plus 2। ठीक है, मतलब जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यदि px की डिग्री 2 थी और qx की डिग्री 3 थी, तो p ऑफ qx की डिग्री जो आती है वो आती है 6, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, लॉजिकल बात है ये। तो आई यूज अ रिजल्ट हियर विच इज if px and qx are polynomials of degree m and n respectively, then first part, degree of
px into qx will be m plus n. मतलब अगर आपने एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक को मल्टीप्लाई करा तो 5th डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा, 2 + 3 डिग्री हो जाएगी उसकी. एंड सेकेंड इज डिग्री ऑफ p of q of x और डिग्री ऑफ q of p of x will be m into n. ये दो बच्चों रिजल्ट्स ध्यान रखिएगा, ये पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं. क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे फंक्शन fx की डिग्री नहीं पता है. आई डू नॉट नो द डिग्री ऑफ द फंक्शन fx. मुझे बस ये पता है कि fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन उसकी डिग्री क्या है वो मुझे नहीं पता है. तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले इस फंक्शन की डिग्री पे चलना पड़ेगा. यू हैव टू मूव फाइंड द डिग्री ऑफ द फंक्शन fx. और डिग्री कैसे पता होगी, ध्यान से देखिए. आई अज्यूम दैट लेट degree of fx be m. Therefore, degree of f of x square plus x plus 3 will be 2m. इसी तरह से degree of f of x square minus 3x plus 5 is also equal to 2m. So therefore, degree of the left hand side will be less than or equal to 2m. ये भी इंपॉर्टेंट है कि यदि fx की px की डिग्री आपके पास m होती है और qx की डिग्री n होती है, तो फिर डिग्री ऑफ px plus or minus qx should be less than or equal to maximum of m comma n. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर आप एक पॉलिनोमियल px को ले लेते हैं x क्यूब प्लस x माइनस 1 और qx को ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 2. तो नाउ इफ यू ऐड दीज टू पॉलिनोमियल्स you get x square plus x plus 1. So now this degree is 2 and this degree is less than or equal to the maximum of the degrees of p and q. यहाँ पे डिग्री 3 थी, यहाँ 2 थी, तो मैक्सिमम डिग्री क्या हो गई p या q की, वो हो गई 3. तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ऐसा हो सकता है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म कैंसिल हो जाए. बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ऐसा हो सकता है पॉलिनोमियल्स को कि हाईएस्ट डिग्री टर्म कैंसिल ही हो जाए. तो जो डिग्री बनेगी वो या तो हाईएस्ट डिग्री के बराबर बनेगी या उससे कम बनेगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डिग्री है दैट इज लेस देन इक्वल टू 2m. क्यों? क्योंकि ये भी 2m डिग्री का है, ये भी 2m डिग्री का है. दोनों को ऐड करा तो हो सकता है हाईएस्ट डिग्री टर्म कैंसिल हो जाए, तो उस केस में डिग्री 2m से छोटी हो जाएगी. नहीं तो 2m तो आएगी आएगी. डिग्री ऑफ द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2. यहाँ पे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री 2 है. लेफ्ट साइड की डिग्री 2m या उससे कम है, राइट साइड की डिग्री 2 है. तो देयरफॉर 2m should be less than equal to 2, which implies m should be less than equal to 1. Therefore, either fx is linear, that is fx is of the form ax plus b, or fx is a constant function. यदि डिग्री 0 हो जाए, डिग्री 0 मतलब होता है कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन मतलब px इक्वल टू 5, px इक्वल टू 6. लेकिन बच्चों कांस्टेंट फंक्शन तो पॉसिबल नहीं, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा सीधे ही. क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि यदि f कांस्टेंट फंक्शन है तो उसमें आप कुछ भी रखिए, ये फंक्शन, ये वैल्यू जो है कांस्टेंट ही बनेगी, ये भी कांस्टेंट बनेगा. तो दोनों को ऐड करने पे कांस्टेंट ही आना चाहिए, ना कि x के टर्म्स में आना चाहिए. तो इसलिए लॉजिकली ये वाला चॉइस तो एलिमिनेट हो जाता है कि फंक्शन fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन. दैट गिव्स यू ओनली द फर्स्ट ऑप्शन कि fx इज अ लीनियर फंक्शन. इट इज ऑफ द टाइप ax plus b. अब आपको ax plus b फंक्शन पता करना है, हाउ टू कैलकुलेट दिस फंक्शन. तो इसके लिए बच्चों अब देखो, लेट fx is equal to ax plus b. Therefore, f of x square minus
सॉरी, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, ये जो पहला टर्म लिखा है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, इसकी बच्चों वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस बी। और इसी तरह से एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव की वैल्यू आ जाएगी a into x square minus 3x plus 5 plus b. Think about this carefully. So therefore the left hand side becomes ठीक है, which will simplify it. उसको थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं, x स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ लिख लो, 3ax स्क्वायर, x वाले टर्म्स एक साथ लिखते हैं, x के साथ आएगा a माइनस सिक्स है, a माइनस सिक्स है, कांस्टेंट टर्म बच्चों आएगा 3a प्लस 10a प्लस 2b। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के बराबर है, लेकिन आपको दिया हुआ है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वैल्यू फॉर ऑल रियल एक्स। लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 17, इसके बराबर होना चाहिए। तो अब यहां से बच्चों हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग, let's call this as equation number 1, let's call this as equation number 2. So by comparing the coefficients, we get, अब देखो 3a की वैल्यू 6 होनी चाहिए, माइनस 5a की वैल्यू माइनस 10 होनी चाहिए, 13a प्लस b की वैल्यू 17 होनी चाहिए। तो a इक्वल टू 2, यहां से भी वही आएगा, a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 इसमें प्लग इन कर दीजिए, है ना, पुट a इक्वल टू 2 हियर, तो देखो कितना आ जाएगा, सर ये ट्वाइस भी है। कहाँ पे, अच्छा ट्वाइस भी। तो बच्चों यहाँ पे a इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 26, इसको इधर भेज दिया तो माइनस 9, तो b की वैल्यू आ जाएगी minus 9/2, and therefore your function becomes टू एक्स माइनस 9/2। आराम से चेक कर लो, ये तीन चीजों का ध्यान रखना है, डिग्री, ये पूरा क्वेश्चन डिग्री से ही सॉल्व करा है हमने, इसमें ज्यादा देयर वाज नथिंग स्पेशल इन दिस प्रॉब्लम। द फर्स्ट थिंग वाज वी नीडेड टू फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एफएक्स। पॉलिनोमियल दिया तो उसकी डिग्री चाहिए थी हमें, और डिग्री के लिए बच्चों हमने ये तीन रिजल्ट्स है हमारे पास, इसमें सेकंड वाला यूज नहीं हुआ, फर्स्ट और थर्ड का हमने यूज करा। सर हाँ, इसमें 13a प्लस 3 भी होना चाहिए ना। 13a प्लस 3b, बी इधर से आएगा, हाँ बेटा सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। बच्चों यहाँ पे 3b कर लेना, और उसकी वजह से 13a प्लस 3b विल बी इक्वल टू 20, विल बी इक्वल टू 17। b की वैल्यू ये थी, तो 3b विल बी इक्वल टू -9, b इक्वल टू -3, तो b की बच्चों वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, मतलब वो कैलकुलेशन वाला पार्ट अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मेन आइडिया वो डिग्री को हम कैसे हैंडल करते हैं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो उनकी डिग्री ऐड होती है, यदि कॉम्पोजिशन में दो पॉलिनोमियल्स है तो उनकी डिग्री मल्टीप्लाई होती है। यदि दो पॉलिनोमियल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नई डिग्री आएगी वो इन दोनों में से जो पॉलिनोमियल बड़ी डिग्री का था उसके बराबर या उससे कम आएगी। कम क्यों आ सकती है, क्योंकि हो सकता है हाईएस्ट डिग्री टर्म्स कैंसिल हो जाए, जैसा यहाँ पे दिख रहा है।
वंस यू गेट दिस की कंसेप्ट करेक्ट तो क्वेश्चन आसान है, सिंपली हमको वैल्यूज प्लग इन करनी थी और कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सिंपल क्वेश्चन। आपको फंक्शन बच्चों gx दे रखा है 2x + 1 और एक फंक्शन hx दिया हुआ है विच इज 4x² + 4x + 7 और आपको एक फंक्शन ढूंढना है f। यू हैव टू फाइंड अ फंक्शन f such that f of gx is h of x, है ना, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब f of 2x + 1 must be equal to 4x² + 4x + 7. Now again, as in the first question, we put 2x + 1 is equal to t. अच्छा, यदि बच्चों 2x + 1 की वैल्यू t है तो क्या हम 4x² + 4x + 7 को t के टर्म्स में ला सकते हैं? ला सकते हैं। कैसे? आप x की जगह रख दीजिए t - 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। x की जगह रख दीजिए t - 1/2, तो t - 1/2 रखोगे तो ये कंडीशन आ गई, which will simplify to t - 1 whole square plus 4 times t - 1, sorry 2 times t - 1 plus 7, which is t square, यहां से आएगा -2t plus 2t कैंसिल, plus 1 plus 7 minus 2 plus 6। तो हमने इस क्वांटिटी को t माना था, ये क्वांटिटी राइट साइड वाली बन गई t square plus 6। दैट मीन्स f of t is equal to t square plus 6, which means function fx will be equal to x square plus 6। वैसे आप चाहें तो उसको ओरली भी कर सकते थे, मतलब प्रोबेबली अगर आप डायरेक्ट सोचना चाहो तो यू कैन थिंक ऑफ दिस राइट हैंड साइड एज 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। अगर डायरेक्ट सोच सकते हो 4x² + 4x देख के मोटिवेशन मिल जाएगी आपको कि इसको हम लिख सकते हैं 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। एंड नाउ इफ यू अज्यूम 2x + 1 as t, दिस एक्सप्रेशन बिकम्स t square plus 6। इतनी कैलकुलेशन नहीं थी, ओरली हो जाता। खैर एनीवेज, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx जो कि हमको चाहिए था। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही टेक्निक है जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज करी थी कि अगर f के अंदर कोई फंक्शन आ जाए तो आप इसको t मान लीजिए और राइट साइड को t के टर्म्स में निकालने की कोशिश करिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। आपको बच्चों एक फंक्शन दिया है fx इसके बराबर, है ना, और एक फंक्शन दिया है g of sin 2t is sin t plus cos t। ये कॉम्पोजिशन दिया है, gx नहीं दिया आपको, g का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है sin 2t के साथ कि sin t plus cos t आएगा। t दिया हुआ है -π/4 से π/4। एक नया फंक्शन है hx which is g of fx, उसकी रेंज a से b तक है, आपको a² + b² की वैल्यू बतानी है। तो चलो पहले तो बच्चों इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं जो दिया हुआ है fx। देखो फंक्शन fx को लिख सकते हैं sin x⁴ प्लस 4 into 1 minus sin square x minus root of cos 4x plus 4 into 1 minus cos square x, which is same as root of, अच्छा इसको ध्यान से देखेंगे तो sin x⁴ minus 4 sin square x plus 4, तो this is nothing but sin square x minus 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ, इसी तरह से बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी cos square x minus 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा √x² की वैल्यू mod x होती है, so this will be equal to modulus of
ठीक है, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स कैन नॉट एक्सीड 1, साइन स्क्वायर एक्स की और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं जा सकती, तो उसका मतलब ये पहले वाला मॉड तो पक्का नेगेटिव ही होगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर हटेगा, माइनस दूसरे वाला मॉड भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, cos square x minus 2, and this will simplify to cos square x minus sin square x, which is cos 2x. तो ये जो लंबा चौड़ा आपको डराने के लिए फंक्शन दिया था, ये बेचारा सिंपली fx is equal to cos 2x ही है। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। अब चलते हैं g फंक्शन की तरफ। g मतलब है बच्चों g ऑफ sin 2t, दिस इज sin t प्लस cos t। इनफैक्ट यहाँ पे जो हम तरीका यूज कर रहे हैं बहुत स्टैंडर्ड सा तरीका है, जिसकी आप कई बार यूज करोगे आगे जाके भी। ध्यान रखिएगा, साइन टी प्लस कॉस टी या साइन टी माइनस कॉस टी कभी भी हो, तो इसका होल स्क्वायर करने पे क्या मिलता है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, यानी 1 प्लस माइनस 2 साइन टी कॉस टी। मतलब क्या हुआ कि साइन टी प्लस कॉस टी को होल स्क्वायर करके या साइन टी माइनस कॉस टी को होल स्क्वायर करके हम साइन 2t में बदल सकते हैं, and that gives you the motivation for this particular problem. Now you can write this as root of sin t plus cos t ka whole square, which is same as root of 1 plus sin 2t. Now assume that sin 2t is equal to z. So therefore the value of g of z is square root of 1 plus z, है ना, जी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस जेड, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी एक्स बिकम्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, इक्वेशन नंबर 2। आपके पास फंक्शन एफ एक्स आ गया है, फंक्शन जी एक्स आ गया है। अब आपको चाहिए फंक्शन एच एक्स विच इज जी ऑफ एफ एक्स। एच एक्स हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, यानी फंक्शन जी में एक्स की जगह एफ एक्स रखना है, विच इज रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x. Now what is 1 plus cos 2x? This is root 2 times mod cos x, which is same as root 2, क्योंकि बच्चों x की वैल्यू आपको माइनस पाई बाई 4 से, या चलो इसकी जरूरत नहीं है, ये बच्चों आ गया ना, ये तो t की वैल्यू थी, x की वैल्यू नहीं थी, तो इसका मतलब hx की वैल्यू आपकी इसके बराबर आ गई, द वैल्यू ऑफ hx इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स mod cos x। अब हमसे पूछा गया है कि इस फंक्शन की रेंज a से b तक है, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? दिस बिलोंग्स टू 0 to root 2. So this is the value of a, this is the value of b, and therefore a square plus b square becomes 2, which is the answer. यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो करा है कि 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. We have used this identity here. अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स होता है, ये ध्यान रखना है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स इस क्वेश्चन में 2 बार यूज हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों एक बार चेक कर लो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो, मतलब समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया हो तो डाउट पूछ लीजिए ना। जस्ट स्टॉपिंग हियर फॉर अ मोमेंट, इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन जस्ट क्लियर इट राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आराम से, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो पूछ लो। एफ तो बहुत सिंपली कैलकुलेट हो गया था, सिंपली बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड स्क्वायर कंप्लीशन। जी ऑफ साइन 2t थोड़ा सा ट्रिकी था, इसके लिए हमने साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर का यूज करा, बट वंस यू गेट जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स तो एच एक्स फंक्शन आराम से कैलकुलेट हो गया। अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स होती है, ध्यान रखना है, नहीं तो आपका गलत आंसर आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कॉस एक्स लिख दिया
तो आपका आंसर आ जाएगा -√2 से +√2, रेंज आ जाएगी -√2 से +√2, विच इज इनकरेक्ट। उस केस में a² + b² की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है काफी। इस पे खूब सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, मेंस में भी एडवांस में भी। दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, द फंक्शन एफ एक्स इज वन प्लस एक्स यदि इनपुट 0 से लेके 2 तक है, एंड दिस विल बी 3 माइनस एक्स यदि इनपुट 2 से लेके 3 तक है ना। ये फंक्शन बच्चों दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एफ एक्स। ये कैलकुलेट करना है, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट करके। एफ ऑफ एफ एक्स को जब भी कैलकुलेट करना हो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के केस में, तो हमेशा बेसिक से चलिए। एफ ऑफ एफ एक्स मतलब हुआ कि इन दिस फंक्शन एफ एक्स, इन दिस फंक्शन एफ एक्स, यू हैव टू रिप्लेस एक्स विद एफ एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स करना है आपको, तभी तो ये मिलेगा। तो व्हेन आई रिप्लेस एक्स विद एफ एक्स एट ऑल द प्लेसेस, आई गेट 1 प्लस एफ एक्स, थ्री माइनस एफ एक्स। लुक एट दिस स्टेप केयरफुली, क्योंकि एफ ऑफ एफ एक्स मतलब हुआ कि फंक्शन एफ के इनपुट में जहां जहां पे एक्स था वहां पे एफ एक्स जाएगा। तो एक्स कहाँ कहाँ पे था, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे था और यहाँ पे था, तो सब जगह एक्स की जगह एफ एक्स कर दिया। अगेन अब अगला स्टेप बहुत ध्यान से देखो। सो देयरफॉर एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अब बच्चों फंक्शन एफ एक्स की जगह आपके पास दो ऑप्शंस हैं। वन ऑप्शन इज यू कैन राइट, इंस्टेड ऑफ एफ एक्स यू कैन राइट 1 प्लस एक्स, आप ये लिख सकते हो, ये एक ऑप्शन है आपके पास। तो हम क्या करते हैं कि जहां जहां पे एफ एक्स है वहां पे पहले 1 प्लस एक्स लिख देते हैं, 1 प्लस। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप एफ एक्स की जगह 1 प्लस एक्स तो तभी लिख सकते हैं जब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक हो। तो मैं ये कंडीशन भी नोट कर लेता हूँ कि भाई एफ एक्स की जगह 1 प्लस एक्स तभी लिख पाऊंगा जब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक होती हो। तो नोट डाउन दिस ऑल्सो। अनदर ऑप्शन इज आप एफ एक्स की जगह 3 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ एक्स की जगह 3 माइनस एक्स भी लिख सकते हो। तो अब की बात 3 माइनस एक्स लिख देते हैं। लेकिन 3 माइनस एक्स तब लिख सकते हो जब एक्स की वैल्यू 2 से 3 हो। तो मैं ये कंडीशन भी नोट कर लेता हूँ कि भाई एक्स की वैल्यू 2 से 3 होगी तभी हम 3 माइनस एक्स लिख पाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, सिंपल है। वी स्टार्टेड विद द बेसिक डेफिनेशन कि एक्स की जगह एफ एक्स करना है, हमने सब जगह एफ एक्स कर दिया। अब एफ एक्स के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो एफ एक्स की जगह 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं या 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स हमने पहले रखा सब जगह, यहाँ पे 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स और यहाँ पे 1 प्लस एक्स। लेकिन 1 प्लस एक्स रखते समय मैंने एक कंडीशन भी नोट करी कि 1 प्लस एक्स तभी हो सकता है जब एक्स 0 से 2 हो। तो मैंने इन दोनों कंडीशन को नोट कर लिया, एक्स 0 से 2 है। In the next possibility, we went for fx is equal to 3 minus x, again at 4 places, all the places, and we note down कि 3 plus x 3 minus x तभी लिख सकते हैं जब x 2 से 3 होगा। बस एक बार यहां तक आपने कर लिया तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा अब इसके अंदर। ऑल यू हैव टू डू इज सिंप्लीफाई दीज रिलेशंस। देखिए 2 प्लस एक्स, लेकिन
2 + x के लिए अब इसको ध्यान से देखना, पहली कंडीशन बच्चों आएगी, तीनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये कंडीशन बनी कि x की वैल्यू -1 से 1 तक होनी चाहिए। ये कंडीशन है x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक होनी चाहिए। अच्छा, सेकेंड वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 - x, फिर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 से लेके x की वैल्यू 2 तक होनी चाहिए, 0 से लेके x की वैल्यू 2 तक होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वी आर सिंप्लीफाइंग दीज कंडीशंस। ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखे, तो उसमें कुछ करना नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है 4 - x। इसके लिए पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स होंगी, और फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां से बच्चों आ जाएगा आपके पास 1, यू कैन इजीली सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। अब फोर्थ कंडीशन से आता है x, 3 - 3 - x इज x। इधर से बच्चों आएगा कि x शुड बी स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो देयरफॉर f ऑफ fx वैल्यू हो जाएगी x + 2। ये कंडीशन कह रहा है x -1 से 1 होना चाहिए, ये कह रहा है x 0 से 2 होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बच्चों दोनों में कॉमन कितना है, -1 से 1 है, और ये कह रहा है 0 से 2, तो कॉमन वैल्यूज आर 0 से लेके 2, सॉरी 0 से लेके 1। फिर 2 - x, ये कंडीशन कह रही है 1 से 2 होना चाहिए, ये कह रहा है 0 से 2 होना चाहिए, कॉमन वैल्यू 1 से लेके 2। तीसरा 4 - x, ये कह रहा है 1 से 3, ये कह रहा है 2 से 3, तो कॉमन वैल्यू 2 से 3। ये कह रहा है x 0 से 1, ये कह रहा है 2 से 3। अब की बार बच्चों दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 0 से 1 है, ये तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब आप ये कंडीशन नहीं लिख पाएंगे। There is no common value of x which satisfies the two conditions। तो बस यही आपका f of fx हो गया, लास्ट वाली कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है हमको। Once you get this function, you can draw its graph। इसका बहुत आराम से ग्राफ बन जाएगा। 0 से 1 के बीच में आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन, x + 2। 1 पे इसकी वैल्यू आएगी 2, नहीं सॉरी, 1 पे बच्चों वैल्यू आएगी इसकी 3, और 0 पे वैल्यू आएगी 2, समथिंग लाइक दिस, सॉलिड सर्कल। फिर 1 से 2 के बीच में आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, 2 - x, ये स्ट्रेट लाइन होगी, x = 1 पे वैल्यू 1, और x = 2 पे वैल्यू 0, तो यहाँ हॉलो सर्कल, x = 2 पे वैल्यू 0। फिर 2 से 3 के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, 4 - x, स्ट्रेट लाइन, x = 2 पे इसकी वैल्यू आएगी 2, हॉलो सर्कल, क्योंकि 2 पे करेक्ट वैल्यू वो 0, और 3 पे इसकी वैल्यू आएगी 1। तो बच्चों ये पूरा फंक्शन f of fx का ग्राफ आ गया। And from the graph you can also predict the range of the function, that will be range मतलब आउटपुट कहां से कहां तक आएगा, तो आपको दिख रहा है 0 से लेके 3 तक सारी वैल्यूज आ जाएंगी। आप चाहें तो इंटीग्रेशन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 3 f of fx dx, तो इंटीग्रेशन मतलब कर्व का एक्स एक्सिस से एरिया, तो एक तो ये वाला एरिया बनेगा आपका, चलो उसको शेड नहीं करते, थोड़ा सा गंदा दिखे। एक बच्चों ये ट्रेपीजियम बनेगा, प्लस एक ये ट्रायंगल बनेगा, प्लस यहाँ पे फिर से एक ट्रेपीजियम बनेगा,
तो that would be half. Area of the first trapezium is sum of parallel sides into height. है ना, sum of parallel sides into height. Plus area of this small triangle will be half into base into height. Plus area of this third trapezium, 2 से 3 में जो trapezium बन रहा है x एक्सिस के साथ, उसका एरिया हो जाएगा half into sum of parallel sides into height. So this will simplify to this is 5 plus 3 8 9 by 2, which is the answer. ये सब चीजें तो खैर ऑलरेडी आप जानते हो, उसमें वो टफ नहीं है. द मेन आइडिया इज हाउ वी कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. ये बच्चों बहुत ध्यान से देखो, एफ एक्स की जगह 1 प्लस एक्स रखना है और एफ एक्स की जगह 3 माइनस एक्स रखना है सब जगह पर. और बस फिर आपको इन अगल बगल वाली इनइक्वालिटीज की कॉमन वैल्यूज देखनी, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. आराम से देख लो, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, नहीं तो फिर मूव टू द लास्ट एग्जांपल ऑन कॉम्पोजिशन, फिर आगे की थ्योरी पढ़ेंगे. ये इंपॉर्टेंट है, मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट. पहले के क्वेश्चन तो आसान थे, ये टिपिकल है थोड़ा सा. इसलिए मतलब एक काम करो, जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो अगर समझ में आ गया सबको. किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछिए, खत्म करें उसको. I am waiting for the responses. Type yes in the chat box if you have understood how to calculate the composition. चलो एक और देखते हैं. And this will be question number 7. आपको जो फंक्शन एफ एक्स दिया है 4x प्लस मॉड एक्स, और एक फंक्शन दिया है जी एक्स विच इज एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ मॉड एक्स. यू टू फाइंड जी एक्स, है ना, जी एक्स फंक्शन बताना है. तो देखो पहले फंक्शन एफ एक्स को लिख लेते हैं. अब यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुई, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड x x के बराबर होगा, तो फंक्शन आ जाएगा 5x. और यदि x की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये आ जाएगा 3x. तो ये तो बच्चों फंक्शन f(x) हो गया. अब मुझे चाहिए f ऑफ f(x). f ऑफ f(x) मतलब हुआ कि फंक्शन f में x की जगह f(x) कर देंगे. अब f(x) की जगह आपके पास फिर से दो चॉइसेस हैं. आप f(x) की जगह 5x लिख सकते हो, लेकिन 5x तब लिख सकते हैं जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता हो. In the same way, you can replace f(x) with 3x. आप f(x) की जगह 3x भी रख सकते हो, है ना. You can put this function. लेकिन अगर पहले चलो 3x रख देते तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स 3x, 3 टाइम्स 3x. फिर से वही प्रॉब्लम है, 3x कब रख सकते हैं, जब x लेस देन 0. तो ये कंडीशन भी नोट कर लेते हैं कि x लेस देन 0 होना चाहिए. और यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया. अब फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा. अब तो
अब बच्चों देखो, ये कंडीशन कह रही है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कॉमन वैल्यूज आर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड द फंक्शन बिकम्स 25x. ये वाली कंडीशन में कुछ भी कॉमन नहीं है. x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयर इज नथिंग कॉमन, तो आप ये नहीं लिख पाओगे. थर्ड कंडीशन में भी कुछ कॉमन नहीं है. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0, देयर इज नथिंग कॉमन इन दीज टू. आप 15x नहीं लिख सकते. फिर आता है 9x फॉर x लेस देन 0. तो ये बच्चों हमारे पास f ऑफ fx कैलकुलेट हो गया. लेकिन ध्यान रखिए, अभी मुझे f ऑफ fx नहीं चाहिए, मुझे तो gx चाहिए. इसके लिए मुझे अब f ऑफ mod x भी चाहिए होगा. f ऑफ mod x. f ऑफ mod x मतलब क्या हुआ कि आप फंक्शन f में सब जगह x की जगह mod x करेंगे. तो ये फंक्शन f में सब जगह x की जगह mod x कर देते हैं. 5 mod x greater than equal to 0, 3 mod x less than 0, which implies, अच्छा बच्चों mod x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये वाली कंडीशन तो इम्पॉसिबल है. mod x लेस देन 0 पे आप ऐसा लिखेंगे, लेकिन mod x तो नेगेटिव होता ही नहीं है. mod x तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो इसका मतलब हुआ कि द एक्सप्रेशन बिकम्स 5x if x is greater than equal to 0 and minus 5x if x is less than 0. जो भी आएगा इसी से आएगा. यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखी है आपने, तो ये 5x बन जाएगा. x की वैल्यू नेगेटिव रखी तो ये माइनस 5x बन जाएगा. इन दोनों केसेस में mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहा होगा. तो बच्चों दिस इज योर फंक्शन f of mod x. Now you have to calculate gx. The function gx is f of fx plus f of mod x. अब यहां पे बच्चों हमको फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करना है. यू हैव टू ऐड दीज टू फंक्शंस. ध्यान रखिएगा कि वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड two functions only in the common domain. जैसे कॉमन डोमेन से मतलब क्या हुआ कि आप देखो, इसमें ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसमें भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे. यू गेट 30x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना. मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया. क्यों ऐड कर पा रहा हूं मैं? क्योंकि दोनों की डोमेन कॉमन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो आप ऐड कर सकते हैं. यू कैन ऐड टू फंक्शंस ओनली इन द कॉमन डोमेन. इन द सेम वे, यदि x नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे है 9x, यहाँ पे है माइनस 5x, तो इनका एडिशन आ जाएगा 4x फॉर x लेस देन 0. अगेन you can add these two functions only in the common domain which is x less than 0. ठीक है, तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया फंक्शन. यहाँ पे एक चीज जो मैं थोड़ा सा बताना और चाह रहा हूँ डिटेल में, जैसे मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन है fx, x प्लस 2 मान लेते हैं -1 से लेके 3 तक, और 5x 3 से लेके 10 तक. और सपोज एक फंक्शन है gx which is x minus 1 for -1 to 5 and maybe let's say 3x for 5 to 10. और सपोज मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f प्लस जी टाइम्स x, मतलब दिस इज सेम एज fx प्लस जी एक्स. नोटेशन होती है ना, f प्लस जी एक्स मतलब fx प्लस जी एक्स. तो बच्चों अगर हम आपसे इसकी वैल्यू पूछे यहाँ पे, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि पिछली बार वाले एग्जाम क्वेश्चन में तो ये 1 और 2 दोनों में डोमेन सेम ही थी, तो ये तो आराम से ऐड हो गया. लेकिन अब जैसे यहाँ पे आप देखो ये डोमेन अलग अलग दिख रही है, इनको कैसे ऐड करेंगे? तो लुक एट दिस स्ट्रेटेजी केयरफुली.
आप फंक्शन एफ एक्स को लिख लीजिए इस तरह से, एक्स प्लस टू माइनस वन से लेके 3, है ना, एक्स प्लस टू माइनस वन से लेके 3, और इस इंटरवल को तोड़ लीजिए, 5x 3 से लेके 5, 5x 5 से लेके 10। लुक एट दिस केयरफुली, gx को लिख लीजिए इस तरह से, x माइनस वन माइनस वन से लेके 3। ध्यान रखिएगा माइनस वन से 5 तक ही x माइनस वन है, तो माइनस वन से 3 में भी x माइनस वन होगा। फिर से x माइनस वन, और इनफैक्ट एक काम और करो कि यहां से, है ना, यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू था, यहां से बच्चों इक्वालिटी केस हटा देते हैं, मतलब यहां से इक्वालिटी नहीं रख रहे इधर, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन, इक्वालिटी यहां डाल देते हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जिससे दोनों को कॉमन डोमेन मिल जाए, x से 5, और फिर 3x 5 से लेके 10। अभी भी डोमेन परफेक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम fx को वापस से मैनिपुलेट करते हैं, x प्लस टू फॉर x इक्वल टू माइनस वन, एक्स प्लस टू माइनस वन से लेके 3, यहां भी देखो माइनस वन से 3 है, 5x 3 से लेके 5, लेकिन यहाँ पे बच्चों 5 ओपन में दिया है, तो मैं यहाँ पे भी इसको इक्वालिटी को हटा देता हूँ, है ना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट इक्वेशन लगा देते हैं। और फिर फाइनली आपका 5x 5 से लेकर 10, यहाँ पे इक्वालिटी डाल दी। नाउ लुक एट दीज टू फंक्शंस केयरफुली। अब आप इन दोनों को आराम से ऐड कर सकते हो, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू हो गई, ध्यान रखिए कॉमन डोमेन में ऐड कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये तो ऐड होगा नहीं, क्योंकि x इक्वल टू माइनस वन पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। यदि एफ एक्स डिफाइंड है और जी एक्स डिफाइंड नहीं है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स डिफाइंड नहीं हो सकता। x प्लस टू वाला आप ऐड कर सकते हैं, यू गेट 2x प्लस वन माइनस वन से लेके 3, अगले वाला इंटरवल ऐड हो जाएगा, फिर 5x और x माइनस वन ऐड हो जाएंगे, और फिर 5x और 3x भी ऐड हो जाएगा। So this is how we add two functions in the common domain. ऐसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो इस पहले वाले पार्ट को छोड़ के, x प्लस टू को छोड़ के, x इक्वल टू माइनस वन को छोड़ के, बाकी जगह सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, 5x इंटू एक्स माइनस वन, 5x इंटू 3x, इस तरह से। ठीक है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हमेशा कॉमन डोमेन के अंदर ही करना है। अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी केयरफुली। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, समझ में आ गया हो तो टाइप यस। अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, है ना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड फंक्शंस ओनली इन द कॉमन डोमेन। ऊपर वाले फंक्शन में बहुत सिंपल से थी, कॉमन डोमेन बनी हुई थी ऑलरेडी, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे बच्चों कॉमन डोमेन बनानी पड़ी हमको, और इसमें हम ये वाला पार्ट नहीं यूज कर पा रहे थे, क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस वन पे जी एक्स डिफाइंड नहीं है। आप देखो मैंने इंटरवल्स बिल्कुल सेम बनाए हैं, 5 to 10 क्लोज क्लोज, यहाँ भी 5 to 10 क्लोज है दोनों में, 3 to 5 3 पे क्लोज 5 पे ओपन, 3 to 5 3 पे क्लोज 5 पे ओपन, फिर एफ एक्स के केस में माइनस वन से 3 ओपन, जी एक्स के केस में भी माइनस वन से 3 ओपन। बिल्कुल सेम इंटरवल्स में आप फंक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं।
थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कंसेप्चुअली आसान है, मतलब ऐसा कोई टफ नहीं है. दिस क्वेश्चन इज नॉट टफ. So with this we wind up this composition part of the functions. We looked at some around 6 to 7 good questions on compositions. लगभग हर तरह की वैरायटी हमने देख ली जो पूछी जा सकती है आपसे. सारे कंसेप्ट्स हमने देख लिए जो उसमें बन सकते हैं. तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, विच इज कॉल्ड, और ये थोड़ा सा और ज्यादा आसान कंसेप्ट है, विच इज कॉल्ड इवन एंड ऑड फंक्शंस. Even and odd functions. Now before I start with even and odd functions, we have to understand something called symmetric domain. सिमेट्रिक डोमेन का क्या मतलब होता है बच्चों? सिमेट्रिक डोमेन मतलब होता है कि if x equal to k lies in the domain of the function, then x equal to minus k must also lie in the domain. है ना, ये जरूरी होता है. मतलब जब भी x इक्वल टू k डोमेन में हो तो माइनस k भी डोमेन में हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर लाइन है, सपोज दिस इज 0, तो सिमेट्रिक डोमेन मतलब होता है कि 0 के अबाउट मिरर इमेज हो. जैसे मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि भाई किसी फंक्शन की डोमेन है 1 से लेके 5 तक, 1 से 5 तक डोमेन है, तो सिमेट्रिक डोमेन होने के लिए फिर -5 से -1 भी होना चाहिए. इस तरह की जो डोमेन होती है ना कि -5 से -1 यूनियन 1 to 5, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमेट्रिक डोमेन. आप देखो जब भी x इक्वल टू के इसमें डोमेन में होगा, x इक्वल टू माइनस के भी डोमेन में आ जाएगा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो फॉर -2 से +2. आप देखो ये डोमेन सिमेट्रिक है क्योंकि ये 0 के अबाउट नंबर लाइन पे मिरर इमेज बनेंगी. आप देखो R सेट ऑफ रियल नंबर्स -∞ से इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक डोमेन. तो ये सब बच्चों सिमेट्रिक डोमेन के एग्जांपल्स हैं. डोमेन को सिमेट्रिक कब बोलते हैं? कि जब भी x इक्वल टू के डोमेन में हो तो x इक्वल टू माइनस के भी डोमेन में होना चाहिए. तो नाउ लेट्स लुक एट अ सिंपल एग्जांपल. तो एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव सिमेट्रिकल डोमेन. कौन कौन से फंक्शंस की डोमेन सिमेट्रिक है? पहले पार्ट पे चलते हैं. y इक्वल टू e टू द पावर x, इस फंक्शन की डोमेन आती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड देयरफॉर रियल नंबर्स तो सिमेट्रिक डोमेन होता है, तो देयरफॉर द डोमेन इज सिमेट्रिकल. जैसे y इज इक्वल टू ये फंक्शन है. अब इस फंक्शन की यदि आप डोमेन देखेंगे तो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स. साइन एक्स डोमेन तो सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन ये डिनोमिनेटर में पाई आने की वजह से ये पॉइंट डोमेन में से हट जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द डोमेन बिकम्स अनसिमेट्रिक. जैसे y इज इक्वल टू 10x, अगर आप 10x की डोमेन देखेंगे तो इट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2. और आप सोच सकते हो कि ये डोमेन सिमेट्रिक होगी. क्यों होगी सिमेट्रिक? क्योंकि यदि -π/2 डोमेन में नहीं है तो π/2 भी नहीं है. यदि -3π/2 डोमेन में नहीं है तो 3π/2 भी डोमेन में नहीं है. तो देयरफॉर जो भी पॉइंट डोमेन में होंगे 0 के लेफ्ट साइड पे, उतने ही सिमेट्रिक पॉइंट 0 के राइट साइड वाले भी डोमेन में होंगे. सो दिस डोमेन इज ऑल्सो सिमेट्रिक डोमेन. ठीक है. तो ये बच्चों कहलाता है कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिक डोमेन. एक्चुअली इवन एंड ऑड फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक डोमेन के टर्म्स में ही डिफाइंड होते हैं.
चलो अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। even function. Fx is said to be an even function if Fx has a symmetrical domain, है ना। इवन फंक्शन की बच्चों बात ही तब होगी जब फंक्शन की डोमेन सिमेट्रिकल। अगर डोमेन सिमेट्रिकल नहीं है तो इवन ऑड का मतलब ही नहीं है कुछ। सेकेंडली, f of minus x is equal to fx for all values of x belonging to the domain of the function। अपनी डोमेन में f of minus x की वैल्यू हमेशा fx से बराबर आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, look at this function fx is equal to x square. Its domain is R, which is symmetrical. f of minus x की वैल्यू आती है x square, and this is nothing but fx. जैसे फॉर एग्जाम्पल fx is equal to cos x. Domain is R, which is a symmetrical domain. F of minus x is equal to cos of minus x, which is equal to cos of x, which is equal to fx। ठीक है ना। तो ये फंक्शन वापस से आपका इवन फंक्शन हो गया। तो कोई भी फंक्शन इवन कहलाता है यदि उसकी डोमेन सिमेट्रिक हो और अपनी डोमेन में हर जगह पर f of minus x और f of x का आउटपुट सेम आए। Now there is something interesting about the graphs of these functions। जैसे पर्टिकुलरली यदि आप x स्क्वायर का ग्राफ देखोगे तो बच्चों x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है। अगर आप cos x का ग्राफ देखेंगे cos x का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है। So what you can observe from here is that the graphs of even functions are symmetrical about y एक्सिस। इनके बच्चों जो ग्राफ होते हैं वो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होंगे। क्यों होंगे? ये बहुत आराम से लॉजिकली आप जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो कोई भी फंक्शन यदि है जो इवन फंक्शन है, उसकी जो वैल्यू 2 पर आएगी, सपोज 2 पे ये वैल्यू आई, तो -2 पे भी सेम वैल्यू आनी चाहिए, ये सेम वैल्यू। 3 पे जो वैल्यू आ रही है, सपोज ये वैल्यू आ गई, तो -3 पे भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। 4 पे अगर कोई वैल्यू आती है, सपोज 4 पे 0 आ गई, तो -4 पे भी 0 आनी चाहिए। तो अगर इनको फ्री हैंड से आप ज्वाइन करने की कोशिश करोगे, देखो जैसा ग्राफ राइट साइड पे बनेगा उसी की मिरर इमेज लेफ्ट साइड पे बनेगी। ये जरूरी हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन कि f of -x इज इक्वल टू f of x। x पे और -x पे आउटपुट सेम है, 2 पे और -2 पे आउटपुट सेम है, 1 पे और -1 पे आउटपुट सेम है, 5 और -5 पे आउटपुट सेम है। तो लॉजिकल बात है कि ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। So these kind of functions are called even functions. In the same way, we now move to the definition of odd functions. Odd function में बच्चों हम बोलते हैं कि fx is called an odd function fx is called an odd function if first condition fx has a symmetrical domain and f of minus x is equal to minus times fx।
फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। या फिर बच्चों कभी कभी इस कंडीशन को ऐसा भी लिखते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x इज 0। एक ही बात है ना, ये भी कई बार यूज होता है, और आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसकी डोमेन जो है दैट इज आर विच इज अ सिमेट्रिकल डोमेन। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी विच इज माइनस टाइम्स एक्स क्यूब, एंड दिस इज नथिंग बट माइनस एफ एक्स। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टाइम्स एफ एक्स आ गई। अगर हम इनपुट में नेगेटिव करेंगे तो आउटपुट भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव एफ एक्स इज इक्वल टू sin x. The domain of the function is R, which is clearly a symmetric domain. f of minus x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों sin of minus x, which is minus times sin x, and this is minus times fx. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑड फंक्शंस। इनके भी इंटरेस्टिंग ग्राफ्स होते हैं। अगर आप इनके ग्राफ सोचोगे तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। Let's take the graph of sin x. इन दोनों ग्राफ से बच्चों जो चीज सिमिलर है वो है, observe that the two graphs are symmetrical about graphs of odd functions are symmetrical about origin। 0,0 के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ये 0,0 के अबाउट सिमेट्री बच्चों अजीब तरीके है ना, देखना ध्यान से। इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री चाहिए आपको। तो ग्राफ देखो डायगोनल मूव कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर गया, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने पे नीचे इधर आएगा। आप देखो यहाँ से ग्राफ 0 के अबाउट साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, नेगेटिव साइड पे नीचे आ रहा है। दिस इज कॉल्ड सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। इनफैक्ट सिमेट्री अबाउट ओरिजिन जो होती है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन मतलब होता है, मतलब किसी भी ग्राफ को जब रिफ्लेक्ट करना हो ओरिजिन के अबाउट, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन मतलब हुआ कि ग्राफ को आपने ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रखा है। तो ग्राफ को ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं? तो इसके लिए बच्चों तरीका ये होता है कि टू रिफ्लेक्ट अ ग्राफ about origin, step 1, reflect it along x-axis. Step 2, reflect it along y-axis. अच्छा, यहाँ पे ये ऑर्डर आप स्विच कर सकते हैं। आप पहले y-axis के अबाउट कर दीजिए, फिर x-axis के अबाउट कर दीजिए। तो जैसे मान लेते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर ग्राफ ln x को ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है। आई वांट टू रिफ्लेक्ट दिस ग्राफ अबाउट ओरिजिन। तो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? तो देखो तरीका क्या है, पहले इसको आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर लो। ये अबाउट एक्स एक्सिस कर दिया हमने रिफ्लेक्ट इसको। अब इस ग्राफ को वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो।
तो ये जो बच्चों ग्राफ बना आपका, दिस इज द ग्राफ ऑफ LNX after reflection about origin. आफ्टर रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन है ना, ये ग्राफ हो जाता है रिफ्लेक्शन के अबाउट, मतलब ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन का ये मतलब है। वैसे नॉर्मली तो मैं बताऊं, आप ओरली सोच सको तो अच्छा है, देयर इज नो पॉइंट इन थिंकिंग ऑफ दीस टू स्टेप्स, डायरेक्टली सोचो ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज चाहिए आपको, तो यहाँ पे ये वर्टिकल एसिम्पटोट है तो इधर वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा, और इस ग्राफ से उल्टा चलना है, ये ओरिजिन से दूर जा रहा है, ये भी ओरिजिन से ऐसे जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये बच्चों हमने एक फंक्शन दिया fx, what you have to do is you have to reflect fx about origin and try to do this directly. दो स्टेप में करने की जगह डायरेक्टली करिए। आई गिव यू अराउंड 1 मिनट, थिंक अबाउट इट, कॉपी में रफ पेज में बना के देखो जल्दी से कि इसका ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा। मैं भी बनाऊंगा यहाँ पे, आप लोग बना लो, जिन लोग से बन जाए वो लोग डन टाइप कर देना, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि सबने कर लिया है। टेक अराउंड 30 to 40 seconds. मेक श्योर दैट यू मार्क द वैल्यूज अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस केयरफुली, वैल्यूज मार्क करना जरूरी है। सोच के देखो कैसा बनेगा इसका रिफ्लेक्शन। दो स्टेप में मत सोचना, थिंक अबाउट इट डायरेक्टली। ओरिजिन से उल्टा चलना है, डायगोनल क्वाड्रेंट में मिरर इमेज बनेगी। Sir, done. तो देखो ओरिजिनल ग्राफ आपका यहाँ पे ऐसा जा रहा है ना, तो मैं बच्चों यहीं पे ऑरेंज से बना देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। देखो ये ऐसा गया, तो इसकी ओरिजिन के अबाउट इमेज ऐसे जा रही होगी, है ना, इसी लाइन को पीछे रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर ये राइट पे जा रहा है, ये लेफ्ट पे चला जाएगा, ये वैल्यू -2 हो जाएगी, यहाँ वाली जो वैल्यू आएगी आपकी, दिस विल बी -5 एंड दिस वैल्यू विल बी -4। तो ये जो ऑरेंज ग्राफ बना, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ fx अबाउट ओरिजिन। तो जितने भी ऑड फंक्शंस होते हैं बच्चों, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। द ग्राफ्स ऑफ ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। और ये लॉजिकल बात है, सोच के देखिए क्यों होना चाहिए ऐसा। अगर आपका कोई भी फंक्शन ऑड है, तो देखो जो वैल्यू 1 पे आ रही है, -1 पे उतनी ही नेगेटिव वैल्यू आएगी। जो वैल्यू 2 पे आ रही है, -2 पे उतनी ही नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो देखो जैसा ग्राफ आप इधर बना रहे हैं, वैसा ही इधर बनाना पड़ेगा, लेकिन उल्टी तरफ। तो लॉजिकल बात होती है कि ऑड फंक्शन में f ऑफ -x की वैल्यू माइनस टाइम्स fx होती है। तो आपको 1 पे जो आउटपुट मिलेगा f ऑफ 1 पे, f ऑफ -1 पे उतना ही नेगेटिव मिलेगा। f ऑफ 2 पे जो आउटपुट मिलेगा, f ऑफ -2 पे उतना ही नेगेटिव मिलेगा। तो therefore it results in symmetry about origin. यहाँ तक क्लियर? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, most of the functions ज्यादातर फंक्शन जो हमको मिलेंगे थ्रू आउट द करिकुलम ऑफ जेई और बियॉन्ड, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर नाइदर इवन नॉर ऑड। जरूरी नहीं कि हर फंक्शन इवन या ऑड होता ही हो, कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो इवन भी नहीं होते, ऑड भी नहीं होते। तो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर नाइदर इवन नॉर ऑड। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है। माय क्वेश्चन इज देयर एनी फंक्शन, थिंक अबाउट इट केयरफुली, क्या बच्चों कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जो इवन भी हो और ऑड भी हो? आई विल गिव यू अ हिंट, इसको ग्राफिकली करके देखिए।
क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जो इवन भी हो और ऑड भी हो? इवन मतलब हुआ कि उसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनेगा, ऑड मतलब हुआ कि उसका ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा. थिंक अबाउट दिस केयरफुली. कैन देयर बी अ फंक्शन विच इज even as well as odd? So in fact there is a function fx equal to 0 is the only function which is both even and odd. ये दुनिया का इकलौता फंक्शन है जो इवन और ऑड दोनों है, इसके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन. और ये भी बच्चों ग्राफिकली अगर आप सोचोगे तो समझ में आ जाएगी बात. If I look at the graph of the function fx equal to 0, यदि आप fx equal to 0 का ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा. Look at this graph carefully. This is symmetric about origin. This is symmetrical about origin and it is also symmetric about y-axis. तो fx equal to 0 is the only function which is both even and odd. इसको आप even भी मान सकते हैं, odd भी मान सकते हैं. हालांकि 0 के अलावा जो बचे हुए कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, fx equal to c, where c is not equal to 0, are even functions. कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं इवन फंक्शन होते हैं 0 को छोड़ के. 0 इवन ऑड दोनों होता है. और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, कि if fx is an odd function, defined at x equal to 0, मतलब x equal to 0 उसकी डोमेन में है, x equal to 0 पे फंक्शन डिफाइंड है. तो यदि fx एक ऑड फंक्शन है डिफाइंड एट x equal to 0, then it is necessary that f0 is 0. है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जरूरी होता है कि f of 0 फिर 0 होगा. यदि fx ऑड फंक्शन है और 0 पे डिफाइंड है तो फिर बच्चों 0 पे फंक्शन की वैल्यू पक्का 0 आएगी. लॉजिकल बात है. अगर फंक्शन को आप 0 पे 0 नहीं देंगे, मान लीजिए 2 दे दी, तो फिर ऑड फंक्शन होने की वजह से f of 0 विल बी 2 एंड f of 0 विल बी आल्सो इक्वल टू -2. तो इसका लॉजिक क्या है, प्रूफ क्या है इसके पीछे? बहुत सिंपल सा है कि ऑड फंक्शन में f of -x is equal to -fx होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन. अब पुट x equal to 0, उसके लिए भी ट्रू होना चाहिए. यदि 0 डोमेन में है तो उसके लिए भी ट्रू होना चाहिए. तो दैट गिव्स यू f of 0 is equal to minus times f of 0, which implies 2 times f of 0 is 0, which gives you f of 0 is 0. तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको